तो आपके हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो जेड का लोकस सर्कल, इसका सेंटर जेड नॉट और रेडियस आर। ये बात पता है ना सबको? ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा। सपोज आपने कहा कि Z1 और Z2 दो पॉइंट है, Z1 और Z2 दो पॉइंट है जो कि डायमीटर के एंड है। Z1 और Z2 दो पॉइंट है जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो सर्कल पर अगर कोई Z लाई करेगा, ये वाला Z, ठीक है, Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है और एक Z पॉइंट है, तो ये वाला एंगल अगर 90 बनेगा तो आप कहोगे लोकस ऑफ Z क्या होगा? सर्कल, है ना? या फिर हम ऐसे कहें कि Z की Z1 से डिस्टेंस इसका स्क्वायर, Z की Z2 से डिस्टेंस उसका स्क्वायर और Z1 और Z2 की डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन है तो लोकस ऑफ Z क्या होगा? लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल और विच Z1 एंड Z2 क्या होंगे? Z1 एंड Z2 आर दी एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। बोलो, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो लोकस ऑफ जेड क्या होता है? सर्कल होता है, जिसके लिए Z1 और Z2 क्या होते हैं? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब आखिरी बात और सुन लो, अगर Z1 और Z2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है तो सेंटर Z1 प्लस Z2 बाई 2 होगा, और रेडियस जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई 2 होगी। तो इसका मतलब हम सर्किल को लिख सकते हैं Z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई 2। अरे ये सेंटर हो गया ना जेड नॉट की तरीके, और ये क्या हो गई? रेडियस हो गई आर की तरीके। तो सेम सर्किल की क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो जिसके लिए Z1 और Z2 क्या है? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब इक्वेशन आपको दो तरीके से पूछी जा सकती है, या तो ऐसे लिखा होगा कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? Z एक पॉइंट है जिसकी Z1 से डिस्टेंस उसका स्क्वायर, Z2 से डिस्टेंस उसका स्क्वायर, दोनों का सम Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब Z जहां मूव कर रहा है वो क्या है? सर्कल। तो लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल जिसके लिए Z1 और Z2 पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब अगर Z1 और Z2 को हम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर समझे, इसी क्वेश्चन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सर्किल ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर Z1 और Z2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट मतलब Z1 प्लस Z2 बाई 2। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दैट इज डायमीटर, तो इसका हाफ क्या होगा? रेडियस। तो सेंटर और रेडियस अगर हमें पता है तो सर्कल लिखते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू आर, तो लिख देंगे मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2 इक्वल टू आर। यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो अगर आपके सामने अब ये इक्वेशन लिख के आएगी तो इस इक्वेशन के लिए Z का लोकस क्या बोलोगे? सर्कल। जिस, और वो भी कैसा सर्कल जिसके लिए Z1 और Z2 क्या होंगे? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस पर बेस क्वेश्चन सर्कल पे तो अभी तक नहीं पूछा गया, बट ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। देखो सुनो, क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू K रिप्रेजेंट अ सर्कल। मतलब रिप्रेजेंट अ सर्कल मतलब लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल, देन वैल्यू ऑफ K, देन वैल्यू ऑफ K। तो वैल्यू ऑफ K तुरंत क्या लिखोगे? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक्चुअली, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो K की वैल्यू जब तक मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर नहीं होगी तब तक ये सर्कल, और वो भी कौन सा सर्कल होगा? जिसके लिए Z1 और Z2 क्या होंगे? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सर्किल को सर्किल देखने का एक ये भी तरीका है, समझ गए कि नहीं? करो उसको जल्दी से।
आज पहली क्लास में कौन है? लिखा है Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है, Z एक वेरिएबल पॉइंट है और आपको इसका आर्ग्यूमेंट थीटा मेंटेन करना है। तो ऑब्वियसली Z1 Z2 दो फिक्स पॉइंट होंगे, Z जो है उनसे कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। ये तो हुआ ना, Z माइनस Z1 Z2 को Z माइनस Z1 की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो एंगल थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे इसका लोकस अलग अलग आएगा। तो इस स्टेटमेंट का थीटा की किस वैल्यू पे क्या लोकस आएगा हमें ये डिस्कस करना है। समझ रहे हो? चलिए पहला केस, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा 0 डिग्री है या 2 पाई है, दोनों बातें सेम हो गई कि नहीं? बोलो, या तो थीटा 0 डिग्री है या क्या है 2 पाई। अब सोचो Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है। Z पॉइंट आपको ऐसा लेना है कि Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री बने या 2 पाई। तो सोचो, अगर आप Z इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे इधर लो या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे इधर लो, तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री या 2 पाई। या यहाँ लो, Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल कितना है? या तो 0 डिग्री या 2 पाई। दो लाइनें हैं ना, दोनों के बीच का एंगल। तो इसका मतलब उस केस में लोकस ऑफ Z क्या हुआ? Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन ही हुई, बट अवे फ्रॉम Z1 एंड अवे फ्रॉम Z2। इनके बीच का पोर्शन काउंट नहीं होगा, ना ही Z1 पॉइंट काउंट होगा ना ही Z2 पॉइंट काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोकस में क्या क्या काउंट होगा? ना ही ये पॉइंट काउंट होगा ना ही ये पॉइंट। अवे फ्रॉम Z1 एंड अवे फ्रॉम Z2, यानी लोकस ऑफ Z क्या हुआ? लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 आया ना, बट अवे फ्रॉम Z1 एंड अवे फ्रॉम Z2। इस केस में लोकस ऑफ Z क्या आएगा? लोकस ऑफ Z इज लाइन, या इसी को अगर स्पेसिफिकली बोलो तो एक रे बोल सकते हो कि नहीं? एक बार इसको सोर्स बना के रे खींच दो और एक बार इसको सोर्स बना के रे खींच दो, है ना? तो या लाइन भी बोलोगे तो चलेगा। लोकस ऑफ Z इज अ लाइन, वो भी किसको ज्वाइन करते हुए? Z1 एंड Z2, बट अवे फ्रॉम कहां से? Z1 एंड Z2। और Z1 और Z2 दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, पता है ना? अगर आप यहाँ पे Z1 रख दोगे तो Z1 माइनस Z1 जीरो आ जाएगा ना। जीरो का आर्ग्यूमेंट कभी डिफाइंड, और डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब Z2 ये पॉइंट हो नहीं सकता। हाँ है ना? और ये तो समझ में आ रहा होगा व्हाई दिस लोकस इज ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। और अवे फ्रॉम Z1 Z2 क्यों, ये भी समझ में आया, क्योंकि यही वो लाइन बनेगी जिस पर ये लोकस क्या मेंटेन करेगा, मतलब एंगल क्या मेंटेन करेगा, 0 या 2। कितने लोगों को समझ आया भाई? तो अगर थीटा की वैल्यू इस केस में 0 या 2 पाई है तो लोकस ऑफ Z एक स्ट्रेट लाइन होगा। लोकस ऑफ Z होगा क्या? बेसिकली स्ट्रेट लाइन, बट वो लाइन की कंडीशन क्या होगी? लोकस ऑफ Z एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, बट उसमें कंडीशन क्या होगी कि वो Z1 और Z2 के बाहर वाला रीजन होगा, बीच का रीजन उसमें काउंट नहीं होगा। कितने लोग ये बात समझ रहे हो भाई? इसमें जो रेड वाला रीजन है ये काउंट, लोकस ऑफ Z में ब्लू वाला रीजन आएगा, हाँ या ना? और लोकस ऑफ Z होगा क्या? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ रही सबको? क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, दिख रहा है कि नहीं ये बताओ? कोई दिक्कत? अच्छा, दो पॉइंट अगर आपको पता हो तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हो कि नहीं? नहीं निकाल पाते हो तो कोई बात नहीं, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब तो निकाल ही लेंगे। तो अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन कभी निकालनी हो तो हम सीधा क्या करेंगे? एक पॉइंट ये रहेगा x1 y1, एक पॉइंट ये रहेगा x2 y2, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो इस लाइन की भी तो इक्वेशन वही होगी ना, बट फर्क ज्योमेट्रिकली इतना है कि इसमें कौन सा पोर्शन काउंट नहीं होगा, बीच में। समझ रहे हो कि नहीं? सेकेंड केस आओ, अगर थीटा पाई है तो Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट हैं कि नहीं बताओ? अब जो लोकस ऑफ Z होगा वो Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन पे होगा। सोचो,
जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू जैसे ही रोटेट करोगे लोकस कितना आ जाएगा, एंगल पाई आ गया कि नहीं। तो अब जो जेड होगा वो कहाँ होगा, जेड वन और जेड टू को मिलाने वाली लाइन के बीच में, यानी अब जो लोकस ऑफ जेड होगा एक लाइन सेगमेंट होगा, जो लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करेगा, जेड वन और जेड टू को, बट उसमें ना तो जेड वन पॉइंट काउंट होगा ना, बट उसके बीच का हर एक पॉइंट इस लोकस में आएगा कि नहीं। तो यानी अब आप बोलेंगे अगर ये थीटा कितना है पाई, तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, लोकस ऑफ जेड इज अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, बट अब स्ट्रेट लाइन की जो एग्जैक्ट होगी वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। अरे हाँ या ना, और वो लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करेगा, जेड वन एंड जेड टू। बोलो भाई। तो जी थीटा 0 डिग्री या 2 पाई होने पे क्या होगा समझ में आ गया, थीटा पाई होने पे क्या होगा समझ में आ गया, बोलो भाई। अच्छा लोकस वाली इक्वेशन यही है, ये ध्यान रखिएगा, इसी इक्वेशन का लोकस है अलग अलग थीटा पे। तो अगर यहाँ पे थीटा 0 या 2 पाई लिखा है तो लोकस क्या है, अगर यहाँ थीटा पाई लिखा है तो लोकस क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों केसेस में चाहे 0 या 2 पाई हो चाहे पाई हो, इन दोनों केसेस में लोकस ऑफ जेड स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, एक केस में रे की तरह ट्रीट हो रहा है और एक केस में लाइन से। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं भाई, दिख रहा है कि नहीं सबको, बोलो। गुड, बताएं। थर्ड केस आइए, थर्ड सिचुएशन ये बन सकती है कि थीटा की वैल्यू या तो प्लस पाई बाई टू है या माइनस पाई बाई टू, सही है। तो अभी भी Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है कि नहीं है, बोलो। अब अगर आप एक सेमी सर्कल कंसीडर करते हो जिसके लिए Z1 Z2 डायमीटर है, तो सोचो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो कितना एंगल मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा कि नहीं, अरे हाँ है ना। अब आपने ये करना है कि Z माइनस जेड टू को Z माइनस जेड वन की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट करना है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो Z माइनस जेड वन रहा ये, Z माइनस जेड टू रहा ये, अब हमें Z माइनस जेड टू को Z माइनस जेड वन की तरफ कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉक, दिख रहा है कि नहीं। तो ये एंगल कितना मेंटेन होगा, नहीं पाई बाई टू ना, एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, नहीं क्लॉक रोटेट हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस बार, माइनस पाई बाई टू। तो ये सेमी सर्कल ही आएगा बट अपर वाला सर्कल आएगा, समझ रहे हो। अच्छा यहीं पे सोचो, अगर मैं Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट लूं और ये वाला सेमी सर्कल लूं, सेमी सर्कल तो दो है ना, एक अपर एक लोअर, इसमें सेम पॉइंट Z ले लो, अब क्या ये एंगल पाई बाई टू मेंटेन हो रहा है, बोलो। अब Z माइनस जेड टू को एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। कितने लोग ये पूरी बात समझे ये बताओ। तो लोकस दोनों केसेस में क्या है, सेमी सर्कल है, या अगर प्लस पाई बाई टू लोगे तो नीचे वाला सर्कल दिख रहा है, अगर माइनस पाई बाई टू लोगे तो ऊपर वाला, बट अल्टीमेटली लोकस क्या है, सेमी सर्कल, जिसमें कौन सा पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है, Z1 एंड Z2। तो इसका मतलब अगर थीटा को प्लस माइनस पाई बाई टू लोगे तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, सर्कल होगा, अरे हाँ है ना भाई, सेमी सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ना। अगर स्पेसिफिकली बोलोगे तो क्या होगा, सेमी सर्कल, बोलो भाई। और जिस वो भी कैसा सेमी सर्कल, फॉर विच Z1 एंड Z2 आर दी एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। कितने लोग ये बात समझे भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो प्लस माइनस सॉरी जीरो पे क्या होगा, ये भी सेट हो गया, पाई पे क्या होगा ये भी सेट हो गया, प्लस माइनस पाई बाई टू पे क्या होगा ये भी सेट हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर फर्स्ट वाला केस बता दीजिए। कौन सा बेटा, सर 0 एंड 2 का। क्यों सेकंड वाला समझ आ गया, जी सर। बताओ सेकंड वाला समझाओ मुझे। सर अगर वो पॉइंट Z1 एंड Z2 के बीच में होगा तो सर एंगल ऐसे रोटेट करेंगे पाई हो जाएगा, यस सर। यहाँ होगा तो ये Z1 ये Z2 जीरो नहीं हो गया। सर बीच में जो छोड़ा है थोड़ा अजीब लग रहा है सर। बीच में, सर बीच की स्पेस क्यों छोड़ी है सर। मान लो यहाँ Z ले लो, अब आर्ग्यूमेंट कितना है ये बताओ, 180। और आर्ग्यूमेंट चाहिए कितना, 0 या 2। तो फिर बीच वाला पोर्शन काउंट होगा या नहीं होगा,
नहीं होगा सर। तो फिर इसीलिए क्या करेंगे, उसको रखेंगे या छोड़ देंगे? क्या करेंगे बता? जी सर, छोड़ क्या देंगे। करेंगे, रखेंगे या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे सर। इसलिए छोड़ दिए। समझ गए? और अब आता है आखिरी केस। अच्छा, अगर इस पे सर्कल की इक्वेशन पूछी जाएगी तो लिख लोगे ना इस वाले केस में? बोलो। इस वाले केस में अगर मैं आपसे सर्कुलर पोर्शन की इक्वेशन पूछूंगा तो लिख लोगे ना? क्योंकि सेंटर हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2 और रेडियस हो जाएगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2/2। तो तुरंत इक्वेशन लिख दोगे ना, Z माइनस Z1 प्लस Z2/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2/2। लिख लोगे ना ये सब? अब लास्ट केस आता है, दैट इज फोर्थ वन, इस लोकस पे चौथा केस। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी है, बट पाई को छोड़ दो। 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी ले लो और किसको छोड़ दो? पाई। या बेस्ट ऑप्शन 0 से 2 पाई की जगह माइनस पाई से पाई दे देता हूं और 0 को छोड़ देता हूं। ठीक है, तो जो लोकस ऑफ जेड आएगा वो एक आर्क आएगा। अच्छा, इसमें मैंने प्लस माइनस पाई/2 काउंट कर लिया है क्योंकि ये भी तो एक आर्क ही है ना। बट प्लस माइनस पाई/2 होने पर ये आर्क स्पेसिफिक हो जाती है, दैट इज सेमी सर्कल। अगर प्लस माइनस पाई/2 नहीं लोगे तो ये आर्क तो आएगा ही आएगा। प्लस माइनस पाई/2 लेने पर ये आर्क स्पेशल आर्क होती है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? सेमी सर्कल। तो अगर हम माइनस पाई से पाई के बीच में कोई भी एंगल लें 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 लेने पर वो रे बन जाएगी अवे फ्रॉम Z1 एंड Z2, तो जो लोकस ऑफ जेड आएगा वो हमेशा Z1 और Z2 को मिलाने वाली आर्क आएगी। तो जो लोकस ऑफ जेड आएगा वो क्या आएगा? Z1 और Z2 को मिलाने वाले सर्कल की आर्क। सही है। अब इसमें दो बातें, या तो लोकस अपर आर्क होगा, या तो लोकस क्या होगा? अपर आर्क, मतलब आर्क के ऊपर का पोर्शन। क्यों? और इस पे Z1 और Z2 पॉइंट काउंट भाई, लोकस में ये तो फैक्ट है ना कि Z1 और Z2 ये दोनों पॉइंट काउंट नहीं करेंगे। अब अगर आप Z ये ले लो, ले लिया आपने Z, बोलो, तो आप देखो भाई, इस पर कोई भी पॉइंट Z लोगे तो आर्क तो सेम एंगल बनाएगी ना हर बार, तो आर्ग्यूमेंट तो थीटा मेंटेन होगा। अब आप Z माइनस Z2 को Z माइनस Z1 की तरफ रोटेट करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, दैट इज माइनस थीटा। आप इसको तुरंत ले लोगे एंटी क्लॉक सेंस में, आया ना? तो ये तुरंत एक आर्क को रिप्रेजेंट करने लगेगा कि नहीं? अच्छा, अगर आप यही पॉइंट लोअर आर्क में लो, कहां पे? नीचे की तरफ। अब यहां पर कहीं पॉइंट Z ले लो। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये लोकस फिर से थीटा बना कि नहीं? Z माइनस Z2 को ये थीटा, या यहां रोटेट करोगे तो ये थीटा। तो लोकस ऑफ Z दोनों केसेस में क्या आ रहा है? आर्क आ रहा है कि नहीं? जिसमें कौन सा पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है? Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 को मिलाने वाली, Z1 और Z2 को मिलाने वाली आर्क लोकस है कि नहीं? अच्छा, ये जो लोकस है बेसिकली एक सर्कल ही तो है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो हमें कह सकते हैं ना कि इस केस में भी जो इसका लोकस होगा वो एक सर्कल ही होगा, बट स्पेसिफिकली बोलेंगे तो एक सर्कुलर आर्क होगा। जो आर्क किन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा? Z1 एंड Z2। बोलो भाई। अच्छा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, अपर है या लोअर? तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे ना कि Z माइनस Z2 को Z माइनस Z1 की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट करने पर कब ये एंगल जनरेट हो रहा है। तो अगर अपर आर्क में जनरेट हो रहा होगा तो अपर आर्क ले लेंगे, लोअर आर्क में जनरेट हो रहा होगा तो लोअर आर्क। मेरी बात समझ रहे हो? कोई डाउट? तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? लोकस ऑफ जेड इज अ, लोकस ऑफ जेड इज सर्कल। स्पेसिफिकली बोलेंगे तो क्या होगा? सर्कुलर आर्क। अरे हाँ, है ना? और ज्वाइनिंग पॉइंट Z1 एंड, कितने लोग ये सब समझ रहे हैं भाई? वो तो माइनस पाई से पाई के बीच में है ना, तो कभी तो माइनस आएगा ही ना। बोलो। वो थीटा की वैल्यू तो लिखेंगे, थीटा खुद ही निगेटिव आ जाएगा। कितने लोग ये सब पूरी बात समझ रहे हैं भाई?
तो हर केस में थीटा की हर वैल्यू के लिए क्या लोकस होगा, ये बात दिख गई कि नहीं? तो जैसी इक्वेशन जैसे थीटा पे होगी आप वो लोकस लगा देंगे। अरे हाँ या ना? इससे ज्यादा केस पॉसिबल है नहीं। बोलो। या तो लोकस सर्कल यानी सर्कुलर आर्क होगा, कब होगा, एक किस थीटा पे आपको पता है, या लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में भी दो पार्ट है, या तो लाइन सेगमेंट होगा या रे होगी। रे मतलब अवे फ्रॉम Z1 Z2, लाइन सेगमेंट मतलब ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। या फिर प्लस माइनस π/2 होने पर होगा सर्कुलर आर्क, बट वो सर्कुलर आर्क क्या होगी, सेमी सर्कल। तो या तो अपर सेमी सर्कल काउंट होगा या लोअर, और नहीं तो या तो अपर आर्क काउंट होगी या लोअर आर्क। कितने लोग ये सब समझ रहे हैं भाई? देख लीजिए, डाउट? हाँ पूछो। सर हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अपर आर्क होगा या लोअर आर्क? पहले में आपने Z1 Z2 लिखा, अवे फ्रॉम Z1 अवे फ्रॉम Z2, तो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस y माइनस y1 अपॉन x माइनस। और अगर ये पाई हो गया तो पहले Z1 और Z2 अलग किया, अब Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन का सेगमेंट। दोनों केसेस में Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन निकालनी, एक में अवे फ्रॉम Z1 Z2 लोकस है, एक में ज्वाइनिंग Z1 Z2, बस ये फर्क है। बट लाइन की अगर इक्वेशन पूछूं तो यही होगा ना, और दोनों केसेस में लोकस ऑफ जेड है क्या, स्ट्रेट लाइन, एक में रे की तरह और एक में सेगमेंट की तरह। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं भाई, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, बोलो। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? गुड। अब आइए, अगर प्लस माइनस π/2 और सर्कुलर आर्क की बात करें तो उसको कैसे डील करते हैं। सपोज अब जो लोकस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन z-i इज इक्वल टू π/2। अब अपर और लोअर दो सर्कुलर आर्क होंगी कि नहीं होंगी? अब आपको डिसाइड करना है कौन सी सर्कुलर आर्क आपको काउंट करनी है। डन हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करोगे, Z1 और Z2 दोनों पॉइंट पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ है ना? Z1 पॉइंट आपका 1 है और Z2 पॉइंट आपका I है। अरे हाँ है ना? यानी कि इन्हीं दोनों को मिला के जो हम खींचेंगे लाइन वो डायमीटर होगी कि नहीं होगी? उसी को डायमीटर मानकर अपर आर्क खींचनी है या लोअर आर्क। अच्छा, आपको Z माइनस आई को Z माइनस 1 की तरफ रोटेट करना है, यानी Z ऐसी जगह होना चाहिए कि Z माइनस आई Z माइनस 1 की तरफ रोटेट हो और आर्ग्यूमेंट π/2 मेंटेन हो, तो अपर आर्क होगी कि नहीं होगी? ये बात फील नहीं आई होगी, आई? देखो कोई नहीं, एक सर्कल तो बना लो। Z1 और Z2 को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल खींच लिया कि नहीं? इस सर्कल में दो आर्क हमें खींचनी, या तो अपर वाली या लोअर वाली। भाई या तो अपर सर्कम सर्कल है या लोअर सर्कम सर्कल। ये बात कितने लोगों को फील आ रही है भाई? या तो हमें अपर वाला सर्कम सर्कल डील करना है या हमें लोअर वाला सर्कम सर्कल डील करना है। अब देखो, अगर हम अपर हाफ में रहते तो Z माइनस Z-i को Z माइनस 1 की तरफ एंटी क्लॉक ही रोटेट करते ना, नहीं तो एंटी क्लॉक हो गया, हाँ है ना? तो ये एंगल π/2 आता। अच्छा, अगर यही माइनस π/2 लिखा होता तो हम पॉइंट नीचे लेते, क्योंकि तब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करके उसको क्या बनाते, एंटी क्लॉक। तो इस बार लोकस जो है सर्कुलर आर्क ही है, बट कौन सी आर्क है वो, अपर वाली। ये अपर और लोअर कैसे डिसाइड कर रहे हो, फील आया कि नहीं? तो इसमें सेमी सर्कल ही लोकस है, बट वो सेमी सर्कल डायमीटर के ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? तो दो पॉइंट जो भी दिए गए उन दो पॉइंट को आप रफली ड्रॉ कर ही लोगे डायग्राम में जहां होंगे, उनको ज्वाइन करोगे, है ना? एक सर्कल बनेगा डायमीटर लेके। अब या तो ऐसे या ऐसे, तो जहां पर ये एंगल π/2 या माइनस π/2 जो गिवन होगा वो मेंटेन कर रहा होगा, एंटी क्लॉक रोटेट करने पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में एंटी क्लॉक जाने पर जो भी एंगल एंटी क्लॉक करने पर बन रहा होगा, आपको वो वाला सेमी सर्कल लेना है। अगर ऊपर बन रहा होगा तो ऊपर वाला, नीचे बन रहा होगा तो नीचे वाला। तो प्लस माइनस से डिसाइड कर लोगे।
तो इसमें कौन सा पोर्शन काउंट होगा, एबव या बिलो? एबव वाला। ये बात कितने लोगों को दिख रही है? अच्छा, अब सर्कल की इक्वेशन लिखना है, वो तो आपके लिए आसान है कि नहीं भाई? लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कुलर आर्क सेमी सर्कल, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, सेमी सर्कल की इक्वेशन लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1 + i/2। ये बात कितने लोग समझे? Z1 + Z2/2। और इसकी रेडियस अगर मैं आपसे पूछूं तो मॉड ऑफ 1 - i/2, i और 1 के बीच की डिस्टेंस ना। अब i-1 का मॉड होता है √2। √2/2 का मतलब हो गया 1/√2। तो अगर सर्किल की इक्वेशन आपको लिखने को कहा जाए तो क्या मैं सर्किल की इक्वेशन ये लिख सकता हूं? Z - Z0 = R। तो यानी जिस Z की मैं बात कर रहा हूं उस Z के लोकस की इक्वेशन क्या है? क्या ये है? अरे हाँ या ना? और वो भी इस लोकस में क्या पूरा सर्कल काउंट होगा? सर्कल का कौन सा पोर्शन काउंट होगा? अपर हाफ। इसमें Z1 और Z2 पॉइंट काउंट? क्या है बात सबको समझ में? अच्छा, इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई में, तो यहाँ पे Z को x + i y नहीं लिखते हैं। सर्कल के लिए क्या होता है, अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है अल्फा बीटा और सर्कल की रेडियस पता है r, तो इसकी इक्वेशन होती है x - अल्फा का होल स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब सोचो, सर्कल का सेंटर आपको कितना पता है? मतलब 1/2, 1/2। एम आई करेक्ट और नॉट? और सर्कल की रेडियस कितनी पता है? 1/√2। सर्कल की इक्वेशन हो गई x - हाफ का होल स्क्वायर y - हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये दिखा कि नहीं? ये कैसे होगी? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ना। अरे r स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो अगर सर्किल का सेंटर अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा तो दिख ही जाएगा ना, हाफ कॉमा हाफ, बोलो। तो अल्फा बीटा सेंटर हो गया, तो कार्टेशियन में ये हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हो गई। अब क्या ये दोनों में पूरा सर्कल है? नहीं, सर्कल का सिर्फ अपर हाफ। कितने लोग ये बात समझ गए? सर्कल की इक्वेशन अगर ऐसे लिखनी होगी तो भी लिख लोगे, ऐसे लिखनी होगी तो भी लिख लोगे, सेंटर चाहिए तो भी बता दोगे, रेडियस चाहिए तो भी बता दोगे। हाँ या ना? नोट करो। तो इस केस में लोकस ऑफ जेड एक सेमी सर्कल होगा, और वो सेमी सर्कल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात आपको दिख रही होगी। हाँ या ना? जल्दी बोलो, दिख रही कि नहीं सबको? वेरी गुड। तो ए आप निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ? ए तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो अभी तक हमने क्या किया, ये कैसे डिसाइड किया कि अपर या लोअर आर्क थी, ये समझ में आया? Z-1 से Z-π की तरफ कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक या तो इधर से या इधर से, जिधर से एंटी क्लॉक बनने पर एंगल बनेगा π/4। अगर यही -π/4 होता तो आप कहाँ चले जाते? नीचे वाली आर्क ले लेते कि नहीं ले लेते? अरे हाँ या ना? -π/4 का मतलब 3π/4 भी हो सकता है कि नहीं, बोलो? अरे हाँ या ना? तो तुरंत आप 3π/4 का एंगल बना लेते। तो अपर नहीं, कौन सी आर्क काउंट करते? लोअर वाली। अभी आपको कौन सी आर्क काउंट करनी? अपर। अब अगर आपको फाइंड करनी है आर्क की रेडियस, क्या फाइंड करना है? फाइंड रेडियस ऑफ आर्क। तो ये शॉर्टकट आप लगाएंगे जो मैं बता रहा हूं। तो क्या करेंगे भाई, ये किसी सर्कल का पोर्शन होगा जिसके लिए Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन आर्क होगी। Z1 पता है, Z2 पता है, तो मॉड ऑफ Z1 - Z2 भी पता होगा। अगर ये आर्क ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रही है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? यहां से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो ये जो ए वाली लेंथ होगी ये मॉड ऑफ Z1 - Z2/2 होगी। अच्छा, ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये आधा एंगल, हाँ या ना? अच्छा, इसको अगर हम डी कह दें तो ट्रायंगल CDA में क्या होगा? CDA में अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा, तो क्या वो A/r होगा? तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/sin थीटा। A/sin थीटा। और a कितना है? मॉड ऑफ Z1 - Z2/2 sin थीटा। ये रिजल्ट दिमाग में सेट कर लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? अब सोचो, Z1 पता होगा हर बार, Z2 पता होगा हर बार, थीटा हर बार पता होगा। ये रहा ना थीटा, ये रहा Z1, ये रहा Z2। तो मॉड ऑफ Z1 - Z2 निकाल लोगे, 2 निकाल लोगे, थीटा पता ही होगा, सीधे क्या आ जाएगी? उस सर्कुलर आर्क की रेडियस। अब बताओ रेडियस क्या आएगी?
इस केस में अगर मैं पूछता तो Z1 कितना था, Z1 अब ऊपर वाला पॉइंट होता ना I, और Z2 कितना था -1 डिवाइडेड बाई 2, और साइन थीटा ये कितना था π/4। ये हो गया I+1, I+1 का मॉड √2, ये 2, और ये हो गया 1/√2, आंसर 1 आ गया। तो जिस सर्कल की हम बात कर रहे होंगे उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, कितने लोगों को समझ आया। बट ये काम आप केवल उस सिचुएशन में करेंगे जहां पे आपको इस सर्कुलर आर्क की क्या निकालनी होगी, रेडियस निकालने का ये शॉर्टकट है, और ये रिजल्ट है, आप सीधा उठा के लगा दीजिएगा, हर बार आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोलो। समझ गए? तो लोकस के लिए अपर और लोअर भी डिसाइड कर लोगे, अपर आर्क और लोअर आर्क डिसाइड कर लोगे। अब अपर आर्क हो या लोअर आर्क हो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिस सर्कल का ये पोर्शन होगा या जिस सर्कल की आर्क होगी उसकी रेडियस तो फिक्स होगी ना, अपर होगी तो भी ये रेडियस होगी, लोअर होगी तो भी ये रेडियस। तो उसके लिए रेडियस निकालने का तरीका सेम है, R = mod of Z1 - Z2/2 sin थीटा। अरे हाँ या ना। इसके बाद एक लास्ट चीज और बचती है, अगर इस सर्कल की इक्वेशन ही लिखनी हो तो उसके लिए क्या टेक्निक लगाते हैं वो देखना पड़ेगा, बाकी काम हो गया। अब आता है लास्ट केस। लास्ट केस क्या था, अगर हमें इस सर्कुलर आर्क की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब उसका प्रोसेस देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - I अपॉन Z+1 ही तो डील करना है, बोलो ये तो है ना, Z - I अपॉन Z+1। तो हम सिंपल काम करेंगे, Z को X + IY रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूं वही वही काम वैसे ही करना है। जैसे आप Z को I रखेंगे तो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ X + Y - 1 × I माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ X + 1 + IY इज इक्वल टू π/4। देखो आया ना। अच्छा, आर्ग्यूमेंट को तुरंत आप लिखोगे tan इनवर्स Y/X, यहां पे लिखोगे tan इनवर्स Y/X इज इक्वल टू π/4। अब एक रिजल्ट होता है, ये मत पूछेगा ये सब कहां से आ रहा है, इसको ऐसे ही एज इट इज सेट कर लीजिएगा, ऐसे करना है। समझ में आया? ये सब 12th में आएगा, जब 12th में ये चीज पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन तब देंगे, अभी एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं। tan इनवर्स X माइनस tan इनवर्स Y का रिजल्ट होता है tan इनवर्स X - Y अपॉन 1 + XY, मतलब जो X और Y लिखे उनका डिफरेंस और नीचे 1 + XY। समझ गए? तो यहां से आएगा tan इनवर्स Y - 1/X माइनस Y अपॉन X + 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + Y - 1 अपॉन X + 1। अरे हाँ है ना, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, π/4। अब ये 10 उठ के इधर आएगा तो बन जाएगा tan π/4। Y - 1 × X + 1 माइनस XY अपॉन X + 1 + Y - 1 इज इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये आया XY + Y - X - 1 - XY इक्वल टू X² + X Y² - Y। XY से XY हमेशा कैंसिल होगा क्योंकि XY इक्वेशन में कभी नहीं आता सर्किल के लिए। अब बचेगा X² + Y² माइनस X उधर जाएगा तो 2X, Y इधर आएगा तो -2Y, 1 इधर आएगा तो 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है कि नहीं, लिखी है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक सर्कल होता है, सही है। जहां पे सर्किल का जो सेंटर आएगा वो आएगा -1, और इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 1 + 1 - 1 रेडियस मैंने 1 आपको पहले भी बताई थी। तो अगर आप सर्किल की इक्वेशन लिखना चाहते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो होगी Z -1 + I का मॉड इज इक्वल टू 1। ये सर्कल आर्क की इक्वेशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो ऊपर लिखी है वो किस में होगी, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन मतलब XY। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब आपको एक डाउट हुआ होगा कि ये देखकर ये कैसे सेंटर और रेडियस कैसे लिखा था। देखो क्या होता है, इसमें भी एक रिजल्ट ही है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल में पढ़ोगे वैसे, जनरल इक्वेशन ऑफ
एक्चुअल में ये पोर्शन जो है ना कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद आता है, बट कोई बात नहीं, जितनी जरूरत है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो सेंटर जो होता है ना वो होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका हाफ माइनस जी, मतलब उसका हाफ जी में माइनस मल्टीप्लाई कर दो। वाई के कोफिशिएंट का हाफ और उसमें माइनस। अब सोचो एक्स का कोफिशिएंट कितना था 2, उसका हाफ 1, उसमें माइनस मल्टीप्लाई। वाई का कोफिशिएंट कितना था -2, उसका हाफ -1, उसमें माइनस मल्टीप्लाई। सेंटर आ गया। और जो रेडियस होती है वो होती है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू -1, जी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू -1, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 + 1, सी की वैल्यू 1 थी -1। नहीं समझे? अरे हाँ है ना। या तो ऐसे लिखो इसको, या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए और ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 = 0 लिखा है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 चाहिए तो -1 हटाना पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 चाहिए, -1 हटाना पड़ेगा। तो क्या बचा x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है -1 - 1 -2, और ये क्या था +1, तो -1 = 0। देखो सर्कल आ गया कि नहीं, तो थोड़ी देर पहले ही लिखा था ना आपने, x - अल्फा का होल स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर = r²। अब यहाँ से बताओ सेंटर कितना दिख रहा है -1 1, रेडियस कितनी दिख रही है? दोनों रास्ते हैं, मेरे हिसाब से ये रास्ता आसान है ऑब्वियसली। माइनस साइन एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। अरे हाँ या ना। अब प्रोसेस देखो, पहला स्टेप, आर्ग्यूमेंट जब भी आएगा आप दोनों आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का मतलब होता है tan इनवर्स y/x, y मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट, x मतलब इसका रियल पार्ट। यहाँ पे भी लिखेंगे tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x - y 1 + xy। यहां से इस tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, अरे हाँ है ना, तो ये पूरी एक क्वेश्चन आएगी। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो भाई, और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पहले उससे क्या करेंगे डिवाइड। समझ रहे हो? जैसे ही एक इक्वेशन आएगी इसको देखकर क्या लिखेंगे सेंटर और रेडियस, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है, बट जो लोकस है वो एक सर्कल नहीं है, क्या है सर्कुलर आर्क। बट सर्कुलर आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ना, तो अगर उसकी इक्वेशन पूछोगे तो सर्कल ही होगी ना। कैसे निकालेंगे इक्वेशन समझ में आया? अगर सिर्फ रेडियस निकालनी है तो इतना झाम करने की जरूरत नहीं। रेडियस निकालने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास, क्या मॉड ऑफ z1 - z2/2 sin थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ लो, इसको पूरा नोट कर लो। एक क्वेश्चन अभी मैं एक्चुअल में देने वाला हूं, उसका आंसर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि ना समझ में आ रही है तुरंत पूछ लो और जल्दी से थोड़ा नोट करो। है ना, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 10 + 6i अपॉन z - z2 4 + 6i इज इक्वल टू π/4, यही तो है। अगर मैं सिर्फ, तो लोकस ऑफ z क्या होता, सर्कुलर आर्क होती है कि नहीं, इसमें कोई डाउट? तो अब मैं अगर उसकी रेडियस पूछता r तो आपका आंसर होता, सॉरी, मॉड ऑफ z1 - z2, हाँ है ना, और होल डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा। अरे हाँ है ना, ये बनता आपका 6 बोलो /2, और ये बनता 1/√2। क्या आंसर 3√2 आता? देखो रेडियस 3√2 लिख दिया। रेडियस इज नॉट अ बिग डील, रेडियस तो आप तुरंत निकाल देंगे, हाँ है ना। बट अब आपको निकालनी है इस सर्कल की इक्वेशन, तो उसके लिए वो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जल्दी लगाइए 2 मिनट के अंदर और पूरा सर्कल सॉल्व करके बताइए। तो आपने ये लिखा होगा tan इनवर्स y - 6 अपॉन x - 10 माइनस tan इनवर्स y - 6 अपॉन x - 4 इक्वल टू π/4। यहाँ से आया होगा tan इनवर्स y - 6 अपॉन x - 10 माइनस y - 6 अपॉन x - 4 1 प्लस y - 6 अपॉन x - 10 x - 4
इक्वल टू 5/4, यही चला रहे होगे ना। यहां से आएगा y माइनस 6 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 10। यहाँ से आएगा x माइनस 10 x माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सही लिखा है क्या? तो यहाँ से ये x और x कैंसिल, ये आएगा 6y माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 18y और 72 एंड 40 112 इक्वल टू 0। तो सेंटर आएगा 7,9 और रेडियस आ रही होगी रूट अंडर 49 प्लस 81 माइनस 112, दैट इज रूट अंडर कितना 18 3√2। तो यहाँ से अगर z में इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे z माइनस 7 प्लस 9i का मॉड इक्वल टू 3√2। यही इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी, दिखा कि नहीं? देख लो कैलकुलेशन, यही प्रूव करना था ना। z माइनस 7 माइनस 9i इक्वल टू 3√2, हाँ है ना? तो मैंने आपको सीधा रास्ता दिया था, आप सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, खटाक से आंसर लिखेंगे। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, बोलो भाई। सर आपने सीधे tan में कैसे लिखा? सीधे 10 में बोले तो सर आपने डायरेक्ट लिखा ना tan इनवर्स y माइनस 6 बाय x माइनस 10। अरे भाई, तो तुमने पहले z को x प्लस आई वाई रखा होगा ना, यस सर। फिर रियल और इमेजिनरी लिखे होंगे। मैंने रियल और इमेजिनरी लिखा है, मैंने भी वही किया है भाई। जी सर, आपका बहुत फास्ट था बस। तो मैं तो पास करूंगा ही ना, मुझे तो मतलब इतना टाइम थोड़ी लगेगा तुम्हारी तरह। तुम पहली बार कर रहे हो, मैं पहली बार थोड़ी लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, हाँ या ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे पहले बस एक लाइन और ऊपर लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिख रहे होगे। एक लाइन तुमने और ऊपर लिखी होगी ना कि x माइनस 10 प्लस आई टाइम्स ऑफ y माइनस 6, ये लाइन और लिखी होगी ना। y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10 सीधा आ गया। और tan इनवर्स का रिजल्ट तो मैंने आपको बताई है, बाकी सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस उसको z के फॉर्म में लिख देना, बस खत्म। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई, ये बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं, ये बताओ। गुड। तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 हो जाएगा। देखो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 सेंटर और रेडियस लिख लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे। ये भी एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2√2। ये भी एक सर्कुलर आर्क होगी जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी, हाँ है ना? दोनों के लिए कहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे ये बताना है। तो ये ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्कल होगा, ये इन दोनों पॉइंट को मान के एक सर्कुलर आर्क होगी। अब वो अपर आर्क होगी या लोअर आर्क होगी? अगर अपर आर्क होगी तो, लोअर आर्क होगी तो कहां इंटरसेक्ट करेगा ये आपको बताना है। अभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, फिर बताइएगा। इसके बाद आइए, हाँ ये वाला, ये दो सर्कुलर आर्क होगी कि नहीं? बोलो। एक क्या होगा ग्रेटर देन π/3 और एक क्या होगा लेस देन 2π/3। मतलब एक क्या होगा 2π/3 से लेस होगा, हाँ है ना? 2π/3 से लेस मतलब 0 से 2π/3 के बीच में, और एक π/3 से बड़ा होगा मतलब π/3 से पाई के बीच में। बोलो भाई। चलो ये क्वेश्चन क्लास में कराएंगे वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने, कौन सा? 11 एंड 12। 10 मैंने करा ही दिया है, 11 और 12 अटेम्प्ट लीजिएगा और आज की क्लास में जो लोकस पढ़ाया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डन। और इसके बाद मैं आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और दूंगा, क्योंकि अब मैंने इतना पढ़ा दिया कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर लेते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको लिख के दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप घर में और अटेम्प्ट ले लीजिएगा। और जितना आज मैंने लोकस पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपके सामने सिर्फ स्ट्रेट लाइन बचा है पढ़ाने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन का लोकस मैं कल पढ़ा